जैसे बजट का हम शब्द सुनते हैं, कई बार घबराहट और कई बार खुशी दोनों ही हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। कईयों के साथ ये होता है कि पता नहीं इस बार टैक्स को लेकर क्या होगा, पता नहीं इस बार सरकार किस चीज़ को बढ़ा रही है। लेकिन कई बार खुशी का माहौल भी आता है क्योंकि सरकार कई राहतें भी इसी बजट के अनाउंसमेंट के साथ आपके सामने रख देती है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सब ने एक साथ सीखी, न केवल भारत ने सीखी बल्कि पूरे विश्व ने एक साथ सीखी, वो था कोविड के बाद अपने हेल्थ को पहचानना। सब लोग अपने हेल्थ को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं कि आज बूढ़ा हो या फिर बच्चा, हेल्थ को लेकर चर्चा कहीं ना कहीं होती है। और जब हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात क्यों ना हो। और इसी सेक्टर को बहुत बारीकी से कई सालों से कवर कर रहे हैं मेरे सहयोगी और एक अच्छे पत्रकार हैं अनुराग शाह, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सरकार की योजना क्या है, फिर मैं दो मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगा और फिर वो आपको बताएंगे कि आखिरकार जो हम खबर लेके आए हैं सामने, ये वास्तव में हो सकती है कि नहीं, अगर होगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मेरे और आपके जीवन पे कैसे असर डालने वाली है। इस सब को लेकर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले मैं अपने रिपोर्टर अनुराग शाह को अपने साथ जोड़ूंगा क्योंकि वो इंश्योरेंस कवर करते हैं, हेल्थ और लाइफ दोनों ही, तो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया, आज आपने व्यस्त अपने समय में से, क्योंकि आप लगातार फील्ड पे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें से समय निकाला है। मेरे को एक चीज़ बताइए, सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर उसकी योजना क्या है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ना अब लोग खुद भी अवेयर हैं, अपने आप से भी लेते हैं। जो नहीं ले पाते, सरकार उनको आयुष्मान भारत के ज़रिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देती है। लेकिन दायरा अभी भी इतना बड़ा है कि उसकी में संभावनाएं बहुत हैं। आपके पास दो तीन खबरें हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी, मेरे को ना एक एक करके बताना। पहले सबसे अहम खबर आप मेरे को बताइए, फिर दूसरी खबर पे मैं वापस लौटूंगा आपके पास। देखिए, सरकार का जो मकसद है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो रोड मैप है वो तैयार करना। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब जो देश का हर नागरिक है वो इंश्योरेंस के दायरे में आए, तो ये इस मकसद पर सरकार आगे बढ़ रही है और उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, 2018 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई थी, लेकिन उसमें बताया गया था कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा उन लोगों को जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर है। यानी 2011 का जो जनगणना थी तो वहां पर जो 50 करोड़ के करीब जो लोग थे, यानी 10 करोड़ परिवार, उनके लिए ये स्कीम थी। लेकिन इसके बाद भी देख रहे हैं कि करीब करीब एक मिसिंग मिडिल, एक बड़ा जो तबका है, जो मिडिल क्लास का तबका है या जो सीनियर सिटीजन का तबका है, जो अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे से बाहर है, तो उस मिसिंग मिडिल को इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए सरकार जो है बजट के अंदर ऐलान कर सकती है। और इसमें जो बीपीएल से बाहर के लोग हैं उनको भी आयुष्मान भारत के अंदर जोड़ा जाए और उनका जो प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। सीनियर सिटीजन जो है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी दिक्कत होती है इंश्योरेंस कवर लेने में, कंपनियों के द्वारा उनको इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सीनियर सिटीजन्स को भी आयुष्मान के दायरे में लाया जाए। तो ये जो बड़ा ऐलान है जिसमें आयुष्मान भारत का जो दायरा बढ़ाया जाएगा वो बजट में आने की पूरी संभावना है। वापस लौटूंगा, आप इसी कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल उठेंगे इसी चर्चा के दौरान, तो मैं आपसे पूछूंगा और हो सकता है हमारे मेहमान भी आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहें, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और आपसे हम अपडेट लेंगे इस कार्यक्रम में। अब मैं आपको मेहमानों से परिचित करा देता हूँ। सिद्धार्थ सिंघल, वो मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि बिजनेस हेड है हेल्थ इंश्योरेंस के, पॉलिसी बाजार से जुड़े हैं हमारे साथ वो। और साथ ही मेरे साथ है एमएन शर्मा जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा आपसे करूंगा सिंघल जी, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस के अंदर है, आपका तो रोज़मर्रा का काम है ये, आप देखते ही हैं कि पॉलिसीज़ को लेकर क्या है। इस समय हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक तो लोगों का जागरूकता कितनी बड़ी है, ये मैं पोस्ट कोविड की बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें सब लोग थोड़े जागरूक हुए अपनी हेल्थ के प्रति, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो सरकार की आयुष्मान स्कीम है ये कितना बड़ा रोल अपना रही है। फिर मैं आगे चलूँगा और शर्मा जी से इसके बारे में कुछ और डिटेलिंग लूँगा। सिंघल जी, पहले आप बताइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कोविड के बाद हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है। और अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा अवेयरनेस जो पहले टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स थे, उनमें अब और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोगों को ऑलरेडी काफी पता था हेल्थ इंश्योरेंस। बट कोविड के बाद क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह के बिल्स आए हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिल आए हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काफी अवेयरनेस बढ़ी है और अब और बढ़ती भी जा रही है। एंड इसमें स्पेशली मैं कहूंगा कि सरकार का रोल बहुत अहम है, रेगुलेटर्स का रोल बहुत अहम है, जिसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और बढ़ाया जाए, ताकि हर इंसान इस देश का नागरिक बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आ सके, कवर हो सके। सो आई थिंक ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो आपने मेरे को बताई ऑन द हेल्थ, ऑन द आयुष्मान भारत साइड, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत जो अभी तक कवर करता है बीपीएल फैमिलीज को ही कवर करता था, जो कि करीब 50 करोड़ लोग या 10 करोड़ फैमिलीज के लिए था। इसका हो सकता है दायरा बढ़ाया जाए, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ाया जाएगा। बट इसमें जो कहीं ना कहीं मेन बात आती है कि जो मिसिंग मिडल है, जो कि इन्होंने अभी बात करी भी कि ये एक ऐसा तबका है जो कि ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना जो खुद का है वो नहीं खरीद पाता, क्योंकि प्रीमियम्स या तो ज्यादा है या फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, या फिर ये करंट जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंडर भी कवर नहीं होते। सो आई थिंक अब जो बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मिसिंग मिडल के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं, ताकि ओवरऑल पेनिट्रेशन बढ़े और ये मिसिंग मिडल मेजरली एड्रेस हो सके। ठीक है, बिल्कुल। आपसे मेरे को बहुत अच्छा एक इनपुट मिला है जो मैं शर्मा जी के साथ अब डिस्कस करूंगा। शर्मा जी, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में या फिर भारत में जो ये कहेगा कि मेरे को कवर बीमा का नहीं चाहिए, मैं तो सुरक्षित हूँ? हर आदमी कहेगा कि मेरे को बीमा का कवर चाहिए, लेकिन हर आदमी के पास शायद प्रीमियम देने के पैसे नहीं है। हो सकता है प्रीमियम देने के भी पैसे हों, लेकिन हर आदमी के पास वो सोच नहीं है कि उसको बीमा का फ़ायदे क्या क्या होते हैं। वो शायद इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर भी करता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आयुष्मान स्कीम जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, क्या ऐसी योजना भी बना सकती है कि सरकार की ठीक है वाहन हम करेंगे प्रीमियम का, आप कवर ले लीजिए, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट एक सोशल कॉजेज़ के लिए भी तो है ना। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों का मिलकर ये दायरे को बड़ा किया जाए, ताकि लोड भी ना आए और यूनिवर्सल कवर भी हो जाए। यस, वो तो सही बात है। बात तो यह है कि देश में सब नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल का जरूरत पड़ा, तो उसको पैसों के बारे में विचार करने के जरूरत बिना वो अपना ट्रीटमेंट, इलाज हो सके। उसके लिए इधर गवर्नमेंट तो भी पूरा खर्च उठाना या लोग अपने पैर पे खुद खड़े हो जाना। इंश्योरेंस लेना उसका मतलब यह है कि लोगों भी अपने पैर पे खड़े होने का क्षमता उन पर रहे, तो इसीलिए ये इंश्योरेंस लेते हैं। तो एज पहले जैसा बताया गया कि लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए तो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत बना चुका है। रिच वालों के लिए तो जरूरत भी नहीं है, वो लोग अपने खुद के पैरों पे ऑलरेडी है। अब मिडिल क्लास में है, वो लोग आयुष्मान भारत जो स्कीम में नहीं आ पा रहे, वो लोगों के लिए खुद का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कई लोग ले रहे हैं, कई लोग, बहुत से लोग और भी लेना बाकी है, इसलिए कि वो लोगों के पास पैसा का कमी भी हो सकता है और उनका ये इंश्योरेंस के फायदे पूरी तरह उनके जानकारी नहीं रहा होगा, या सिर्फ जस्ट दे आर ट्राइंग टू नो टाइम पास। अभी अब एक मिनट में अब उन लोगों के लिए गवर्नमेंट एंड ऑल्सो IRDAI हम लोगों को बार-बार कह रहा है कि आप इंश्योरेंस अवेयरनेस, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करो और लोगों को जागरूक करो अबाउट इंश्योरेंस गवर्नमेंट और IRDAI बार-बार कह रहा है। एंड वो कदम हम थोड़े कुछ उठाए हैं अर्लियर, और अभी और भी थोड़ा ज्यादा।
ये काम करते हुए मैं अपने रिपोर्टर को ना वापस से कनेक्ट करता हूँ और एक बार ज़रा उनसे भी आइडिया ले लेते हैं कि आखिरकार अगर सरकार दायरा बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाएगी कैसे। क्या सिर्फ पेपर्स पे दायरा बढ़ जाएगा या फिर एक्चुअली में सरकार कुछ सपोर्ट भी करने वाली है। अनुराग मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वापस से। अनुराग, अभी आप कह रहे थे कि सरकार यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत दायरा बढ़ाना चाहती है, उसमें सीनियर सिटीजन्स को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं ना, कि उसमें सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये चरणबद्ध तरीके से होगा कि इस बार के बजट में एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम सीनियर सिटीजन्स को ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि सरकार पे भी कितना लोड आ रहा है और हेल्थ सर्विसेज पे भी कैसा मैनेज हो रहा है, फिर हो सकता है इसका दायरा कुछ और बढ़ा जाए। ये ऐसे होगा। और एक और बात, आखिरकार प्रीमियम सारा का सारा उन्हीं लोगों को भरना होगा। देखिए, जिस तरह से सरकार का मकसद है यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ना, और उसमें आयुष्मान भारत के अंदर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार का जो प्रयास ये हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको आयुष्मान भारत में शामिल किया जा रहा है, और अभी उन सीनियर सिटीजन को अगर कवरेज नहीं मिलता है या फिर कवरेज मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है, कुछ राज्यों ने वो अपनाया भी है कि एक हिस्सा जो प्रीमियम का है वो सीनियर सिटीजन या जो लाभार्थी है उससे वसूल किया जाए और उसके बराबर का हिस्सा ही सरकार के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाए। तो इससे होगा ये कि वॉल्यूम बड़े पैमाने पे बढ़ेगा, और बड़े पैमाने पे वॉल्यूम बढ़ने पर जो है अगर क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एक पूल की तरह काम करता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीमियम के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें कुछ लोगों को क्लेम दिया जाता है। तो वॉल्यूम अगर काफ़ी बड़े स्केल पे बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी दिक्कत नहीं आएगी, सरकार को भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो इंश्योर्ड लोग हैं, जो लाभार्थी है जिनको कवरेज दिया जाएगा, उनको भी क्लेम बराबर मिल पाएंगे। तो इसी कड़ी में कोशिश यही है कि जो मिसिंग मिडिल का जो एक आंकड़ा है जो अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि 40 करोड़ तक जो लोग हैं जो मिसिंग मिडिल के दायरे में हैं, जिनके पास किसी भी तरह का कवरेज नहीं है, तो उस मिसिंग मिडिल के अंदर उन 40 करोड़ लोगों से एक अंश जो है सरकार प्रीमियम के रूप में देती है और एक अंश उन लोगों के द्वारा भी प्रीमियम के रूप में दिया जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से जो है वो कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। अब यही आपने जो वॉल्यूम वाली बात बोली ना कि ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ सोशल कोज के लिए है, इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि आगे चल के अगर सरकार और लोगों की पार्टनरशिप काम आ जाए तो हो सकता है कि वॉल्यूम टर्न अराउंड भी हो जाए पॉलिसीज कंपनीज के लिए जो इस तरह की बीमा बेचती हैं। सिंगल जी, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिसीज़ को देते हैं, policybazaar.com। इसमें कितनी गुंजाइश है अगर ये 50-50 वाला मॉडल ज़्यादातर स्टेट अपना लें, सेंटर उनको बोल दे या सेंटर भी इनिशिएट ले कि भाई ठीक है हमको कवर बढ़ाना, हम लोगों के स्वास्थ्य को वैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब वो बीमार हो जाए कम से कम उनको दवाइयाँ तो पहुँचाएँ। ये तो एक सोशल कोज ही है, ये तो हर आम आदमी भी यही करता है। तो इससे बीमा कंपनीज के लिए कितना बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रैकेट है। हालांकि मार्जिन शायद आपको ज़्यादा ना मिले, लेकिन फिर भी ग्राहक ज़्यादा आ सकते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा आ सकते हैं। अनुराग कह रहे हैं कि तो पूल गेम होता है। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा देखिए अनुराग जी ने, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज है कि अभी कई करोड़ लोग हैं, जैसे 40 करोड़ और इवन ज्यादा जो लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, राइट। तो अगर ये वॉल्यूम भी बढ़ता है, आई थिंक ये अच्छा मॉडल भी रहेगा कि अगर मान लीजिए 50-50 टाइप है, कुछ सम इंश्योर्ड तक, जैसे 5 लाख तक के सम इंश्योर्ड पर हो सकता है किसी शहरों में 5 लाख कम पड़े, बट उसके ऊपर मतलब कस्टमर अपने आप से दे सकता है पैसे। बट एटलीस्ट इससे क्या और हो सकता है कि एक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अभी बढ़ रही है, बट लेकिन अगर मैं बात करूं उससे 3 से 4% ही पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस का इंडिया में, जो कि काफी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए आई थिंक ये अच्छा कदम हो सकता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन कैटेगरी में जहां पे प्रीमियम थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपके एक तरीके से आप कितना चांस है कि क्लेम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिसाइड करता है। और जाहिर सी बात है कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में वहां पे प्रीमियम थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उस सेगमेंट को कवर करने के लिए आई थिंक ये अच्छा कदम हो सकता है। और देखिए सबसे पहले अगर अवेयरनेस बढ़ती है, मतलब सबसे पहले तो एक हमारे देश का ही फायदा है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आते हैं, उन्हें अपनी जेब से पैसे ना भरने पड़े, और स्पेशली सीनियर सिटीजन, क्योंकि अब मतलब मोस्टली लोग रिटायर हो चुके हैं, तो एक
एक आय का जो जरिया है वो बहुत लिमिटेड होता है या होता भी नहीं है। तो आई थिंक उस सेगमेंट के लिए हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। शर्मा जी, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहता था। जैसे आयुष्मान स्कीम सरकार ने लॉन्च की 2018 के अंदर, और आज हम 2023 के बजट को देख रहे हैं। इस 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? क्या इसमें लोगों को वास्तव में बहुत फ़ायदा मिला, या फिर ये एक पेपर पॉलिसी बन के रह गया कि ठीक है, पेपर्स पे सरकार ने बनाया, कुछ लोग लाभार्थी हैं लेकिन ज़्यादा लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए? ये आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है कि आयुष्मान एक सक्सेसफुल लॉन्च था सरकार का? डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल ही है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सक्सेसफुल नहीं है, बट लेकिन उधर प्रीमियम अभी बहुत कम है एंट्री का, एंड देन बाय एंड लार्ज फ्री है, एंड बेनिफिट्स भी तो लिमिटेड बेनिफिट्स है। इनिशियली टू स्टार्ट विद कुछ 35,000 वर्थ ऑफ क्लेम्स तक ही एंटरटेन करते थे, अभी उसको बढ़ाया गया, अभी 5 लाख तक करे है। फिर भी वो लिमिटेड है, जैसे अभी क्लेम ट्रीटमेंट कॉस्ट ऐसा बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, एंड इसके लिए 5 लाख भी तो कम ही पड़ेगा अगर कोई बड़ा सीरियस बीमारी आ गया किसी को। तो उसके लिए ये तो पूरा बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं रहने से भी थोड़ा बेहतर है। बट गवर्नमेंट जब दे रही है मुफ्त में या नियर मुफ्त में, तो उसको तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू मीट फुल एक्सपेंसेस, द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो लोग भी ये समझना है कि पूरा इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ओनली, थोड़ा खुद का पैरों पे खड़े होना भी वो लोग सीखना चाहिए, एंड इंश्योरेंस टाइम पे लेना है। एंड टाइम पे इन द सेंस व्हेन सब हेल्दी है तभी लेना है। When we are young, we should take, then only we should take. तभी, इसलिए कि लोग अभी अपने पास यही हो रहा है कि लोग वेट कर रहे हैं, कहीं हम 40-50 साल हो तभी हमको कोई हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे। अभी तो 30-40 ईयर्स में तो हम जवान है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी वो टाइम पे लेंगे बोल के ऐसा लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, वो गलत है। जब हम हेल्दी है, जब अर्ली स्टेजेस में जब हमको रेगुलर इनकम है, जॉब एंट्री करे, तभी से हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाए तो अपनी मदद से दूसरे जिसको भी क्लेम आ रहा है उसका मदद इंश्योरेंस कंपनी करता है। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी ये जैसा अनुराग जी बताए कि पूल सिस्टम है, पूरे पैसे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें और उस पूल में से जिन लोगों को बीमारी हुआ और उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट का मदद इससे मिलेगा। अगर सब लोग वेट करके बीमार होने से पहले ही इंश्योरेंस लेने का कोशिश करें तो पैसा कैसा बस होगा, तो तब प्रीमियम रेट्स एकदम बढ़ जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है अभी सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस में। कई थोड़े लोग सीनियर सिटीजन ऐसे भी है जो अभी तक पॉलिसी नहीं लिए, 60 साल 55 साल 60 साल के करीब में पूरा जब कभी भी बीमार हो सकते हैं, वो टाइम पे अभी हमको इंश्योरेंस चाहिए बोल के आते हैं, तो उसके लिए उनका प्रीमियम रेट्स भी बढ़ता है, एज के हिसाब से प्रीमियम रेट भी बढ़ता है। अगर कोई एज में हेल्दी टाइम पे वो खुद को भी काम आएगा, कुछ जरूरत पड़ा या फिर दूसरों को भी काम आएगा, तो इस पैसों से सबका प्रीमियम रेट बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। मैं बात आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि इसमें अवेयरनेस थोड़ी पहले लेके आनी होगी। 55 साल में अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं है, उस समय आप भी ठीक नहीं है और आपकी सोच भी ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है। आपकी अवेयरनेस कम से कम जब आप उस जगह पर पहुँचें तो कम से कम 20 साल बिफोर होना चाहिए। ये कम से कम इंश्योरेंस का एक बेसिक सा प्रिंसिपल जैसा ही है। एक खबर मेरे सहयोगी अनुराग के पास और भी है, क्योंकि ना केवल सरकार हेल्थ इंश्योरेंस की इस मॉडस ऑपरेंडी को थोड़ा ठीक करना चाहती है, बल्कि हेल्थ बजट को लेकर भी सरकार शायद कुछ अपना बजटिंग को बढ़ाना चाहती है। अनुराग, ये बात ठीक है कि सरकार अपने बजट को हेल्थ वाले, खासकर हेल्थ बजट को, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज भी, इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी या दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन भी, वो बजट कितना बढ़ सकता है? देखिए, हेल्थ केयर का जो लिंक है वो देश के, क्योंकि अगर देश की जनता है वो स्वस्थ है तो उसका एक रिजल्ट ये भी दिखता है कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। कुछ राज्यों में ये दिखा भी है कि जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी है या इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा है तो उनकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही। तो इसी यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के अंदर और हेल्थ केयर पे सरकार का इस बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। 15 से 20% तक जो हेल्थ केयर का बजट है वो इस बार बढ़ने की उम्मीद है और ये 1 लाख करोड़ को पार कर सकता है जो ऐलान होंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट एंटिटीज़ है
उनको भी इंसेंटिव दिया जा सकता है कि आप मेडिकल कॉलेजेस वगैरह शुरू करिए, तो सरकार उसमें अंदर भी प्रोत्साहन देगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बजट के अंदर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो इस बार का बजट होगा उसमें मेजर फोकस होगा हेल्थ केयर के अंदर, और जो हेल्थ केयर एक तरह से जुड़ा हुआ होगा इंश्योरेंस से भी। ठीक है, और ये बात ऐसी कही भी जा सकती है कि अगर स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये बात अनुराग भी आपको बता रहे कि ये उन्होंने खुद से डाटा ये समझा भी है कि जहाँ जहाँ पे इंश्योरेंस और हेल्थ सर्विसेज ठीक रही हैं वहाँ की जीडीपी ग्रोथ, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। मैं अपने दोनों मेहमानों को वापस से जोड़ता हूँ, सिंघल जी को और शर्मा जी को। शर्मा जी, एक छोटी सी चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है, क्या इस मॉडल को थोड़ा हाइब्रिड मॉडल किया जा सकता है कि आपके प्रीमियम ना बढ़ाए जाएं, बल्कि सरकार ये काम करे कि जो गांव देहात में हेल्थ सर्विसेज हैं, या ये कर भी सकती है, हाँ ये हमारा सुझाव नहीं है, सरकार हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है, समझदार है, वहाँ पे बहुत काबिल लोग हैं। हो सकता है कि ये भी हो कि प्राइमरी सर्विसेज के अंदर आपके कुछ फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाए। आपके जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे सरकार ने नए हॉस्पिटल्स खोले हैं या अपने प्राइमरी हॉस्पिटल्स खोल रही है, वहाँ पर टेस्ट की संख्या को बढ़ा दी जाए। मान लीजिए अब तक कहीं एक्सरे नहीं होता, वहाँ पे एक्सरे भी होने लग गया, तो इसमें क्या होगा कि सरकार को ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ऐसा हाइब्रिड भी हो सकता है कि खाली बीमा के पैसे के ऊपर क्यों चर्चा करें, हेल्थ की सेवाओं के ऊपर भी तो चर्चा हो। तो वो तो बोल रहा था अनुराग, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अपने बजट में दे मे बी एलोकेटिंग सम मनी फॉर क्रिएटिंग द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए गवर्नमेंट खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ावा देती होंगी, मे बी एम्बुलेंसेस, मे बी इमरजेंसी मेडिकल केयर सेंटर्स, मे बी डायलिसिस सेंटर्स, मे बी डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ऐसा बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में भी खर्च थोड़ा करना चाहिए। ऐसे ही वो लोग फिर भी लोगों को भी एंकरेज करना है कि वो खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए, खुद का इंश्योरेंस कवर लेने के लिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो लोग बजट में थोड़ा कुछ कंसेशन देना, लाइक सेक्शन 80C इनकम टैक्स रिलीफ जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए दिया गया, वो बहुत बढ़ावा दिया लाइफ इंश्योरेंस के लिए। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D दिया गया, ऑलरेडी दे चुका है बट फॉर सम इयर्स, एंड उसको और भी थोड़ा बढ़ाने का जरूरत है, इसलिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ रहे। इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए बढ़ रहे कि मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अगर थोड़ा और भी ज्यादा रिलीफ सीनियर सिटीजन्स को और मिडिल क्लास लोगों को जो टैक्स पेयर्स है उनको 80C के जैसा और एक सेक्शन 80D में और बढ़ाए बेनिफिट्स, तो वो भी उनको मदद होगा। मे बी अभी तो बजट में जीएसटी का बात तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी जीएसटी भी 18% ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा मेरे को थोड़ा क्रूएल लगता है। उसको थोड़ा कम भी करने का भी चांसेस गवर्नमेंट एग्जामिन करना है, उसको भी कम करना बाद में आगे जाते हुए। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 18% जीएसटी सबको क्रूर लगता है सर, और सबको ही चुभता है, भले चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट अपनी जेब से कहीं और पैसा लेके भर ले, बट थोड़ा जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस वो थोड़ा कम किया जाए। खैर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि सरकार थोड़ी सेंसिटिव है इस मामले को लेकर। इससे पहले भी कई उदाहरण वो दे चुकी है, और इस बार भी अनुराग की खबर बिल्कुल ठीक निकल सकती है कि बजट के अंदर इस आयुष्मान स्कीम का फ़ायदा सरकार सीनियर सिटीजन्स को भी पहुंचाएगी, और हो सकता है थोड़े मॉडल को हाइब्रिड करके कि थोड़ा पैसा आप दीजिए, थोड़ा हम देते हैं, आपका काम बन जाए, आपकी हेल्थ सर्विसेज आप तक पहुंच जाए। तो खैर, इस बजट विशेष के अंदर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हमारी पाठशाला भी लगती है। तो आज की आसान भाषा में समझते हैं इस पाठशाला में कि क्या है प्लान और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, बता रहे हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अब ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये तब तक था जब तक कि हमारे पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी हमारी, और उसके ज़रिए जो खर्चे प्लानिंग कमीशन से अप्रूव होते थे वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते थे, और जो वैसे ही वित्त मंत्रालय करता था वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते थे। और जैसा कि जहाँ तक मुझे मालूम है, अब ये जो भेद है वो अब नहीं रहा है। तो आपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बारे में तो पता कर लिया, लेकिन हम आपको बजट से पूरा रूबरू भी करा रहे हैं। हमारी एक सीरीज़ है दास्तान बजट,
तो इस हर बजट के जो रहे हैं 5 सालों की सरकार के अंदर, तो उसके अंदर क्या उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, वो सब के सब हम आपके सामने रखते हैं। एक बात दिखाते हैं। पी चिदम्बरम, आपको पता होगा, आप बहुत ही VDIS से एक स्कीम लेके आए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम। इसके लिए वो जाने जाते थे कि ये बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सपनों का बजट बनाते हैं। आपको मालूम है 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ था, देश की ओपन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। उसके बाद से ढेरों कंपनियां देश के अंदर आई। तो 1997 से लेकर 1998 के बीच में पी चिदम्बरम का ड्रीम बजट कहा जाता है कि वो लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके फायदे को देखते हुए आम आदमी और कंपनियों दोनों पर टैक्स का बोझ घटा था। इनकम टैक्स का ऊपरी सीमा को 40% से घटाकर उन्होंने 30% कर दी थी, और जो आज 25 साल बाद भी वही है। आप इसकी विजन भी समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पर भी सरचार्ज खत्म हुआ था। हालांकि बीच बीच में सरकार भी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर टिंकरिंग करती रहती है। जैसे निर्मला सीतारमण ने भी जस्ट कोविड के बाद एक कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कुछ राहत दी थी। निजीकरण तेज हो, उसको पहली बार काले धन को सामने लाने वाली वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम, जिसको मैं कह रहा था VDIS, वो सरकार लेके आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी। इसमें सिर्फ ये बताना था कि आप अपने खुद से बता दीजिए आप कितना पैसा कमाते हैं। कोई आपकी जांच नहीं होगी, कोई आपकी पड़ताल नहीं होगी। आप खुद से आके बता दीजिए आप कितना कमाते हैं। इसी स्कीम को लेकर ये एक सपनों के बजट जैसा था, जिसमें सरकार ने रिकॉर्ड 18,700-800 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये सिर्फ बिना कोई जांच के, बिना कोई पड़ताल के, सिर्फ एक सरकार ने कहा था कि अपने आप से वॉलंटरी डिस्क्लोजर अपना कर दीजिए। खैर, इस कार्यक्रम से इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी जब तक बजट आ नहीं जाता, बजट विशेष। नमस्कार।